नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि बंगाल में हाल ही में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना राज्य सरकार की लापरवाही और विफलता को दर्शाती है। देश आत्मनिर्भर बन रहा है और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में देश में इस तरह की घटना होना दुखद है। जफर इस्लाम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देश में चल रहा है, लेकिन बंगाल में जिस तरह से बलात्कार और निर्मम हत्या की घटना हुई है वह बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में दोषियों को बचाने और सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। जब किसी महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है तो उसकी हत्या इस प्रकार की जाती है कि सबूत मिटा दिए जाते हैं। अस्पताल में इस घटना के बाद न केवल दोषियों को बचाने का प्रयास किया गया बल्कि महत्वपूर्ण सबूत भी नष्ट कर दिए गए। जफर इस्लाम ने हाईकोर्ट के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें राज्य सरकार को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में इस घटना के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने बता दिया इस बात को कि ममता बनर्जी का रोल बहुत खतरनाक रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से बलात्कारियों के साथ खड़े रहने का सबूत दिया है और जो वहाँ बलात्कार के बाद जो सबूत है उसको छुपाने का काम और उसको नष्ट करने का काम किया है और उसके बाद अपने गुर्गों के साथ मेडिकल हॉस्पिटल में दंगा करवाने का जो काम किया है, तो उसके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल साफ है। ये सारी चीजें बिना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से नहीं हो सकती और वहाँ महिला डॉक्टर क्या सुरक्षित नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। अगर इस तरह की वारदातें होती रही तो हॉस्पिटल को बंद कर दिया। आज मैं पूछना चाहता हूँ वही ममता बनर्जी से जिन्होंने अलग स्टेट में कुछ ऐसा हुआ घटना तो उसका नाजायज फायदा पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद के स्टेट में जब हुआ तो दंडित करने के बजाय, दोषियों को पकड़ने के बजाय, दोषियों को मौत के घाट उतार दो, लेकिन खुद उनको बचाने का काम कर रही है और दूसरी जगह राजनीति से प्रेरित होकर मार्च निकालती है। कल भी उनका मार्च था। किस लिए मार्च था भाई? ये मार्च कैसा था? आपकी सरकार है तो लोगों ने और पूरी दुनिया ने इस बात को समझ लिया कि अब वो सरकार चलाने में असमर्थ रहे। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल वो खत्म हो चुका है, चरमरा गया है। और खुद ममता बनर्जी जब रोड पर उतर जाती है, मुख्य जो सरकार की है, खुद मुख्यमंत्री होते हुए, होम मिनिस्टर होते हुए और हेल्थ मिनिस्टर होते हुए अगर रोड पर उतरती है तो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। इसका दो ही मकसद हो सकता है, या तो वो हथियारों को, वो बलात्कारियों को बचाना चाहती है और उसको पर्दा ढाकना चाहते हैं, या खुद इस बात को बताना चाहते हैं कि अब हमसे सरकार नहीं चल पाएगी, इसलिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, असमर्थ है मेंटेन करने। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद झारखंड के डॉक्टरों की हड़ताल शनिवार को भी जारी है। रांची रिम्स सहित राज्य के सभी निजी अस्पतालों में अगले 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं ठप करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि सारे डॉक्टर महिला डॉक्टर के साथ क्रूरता करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब तक काफी संख्या में मेजर सर्जरी टाल दी गई है। इसके अलावा हड्डी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी, कैंसर सर्जरी विभाग में भी ऑपरेशन टाले गए हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही खुली है। हड़ताल के बाद मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में चिकित्सकों से इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज को परामर्श नहीं मिल रहा, जिससे मरीज ओपीडी से लौटते नजर आए जिन्हें उपचार की ज्यादा जरूरत है। वह इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना इलाज करा रहे हैं तो कुछ वापस घर लौट रहे हैं। आईएमए झारखंड के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस बार पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेंगी।
जो हमारे डॉक्टर की हत्या हुई है, साथ में रेप हुआ है, हम चाहते हैं कि उसके एक कड़ी से कड़ी सजा मिले जाए जो भी गुनहगार है, और सही न्याय मिले जल्द से जल्द, और आगे ऐसी घटना ना हो। हम सरकार से चाहते हैं कि एक रूल पास करे, एक एक्ट पास करे, जिससे डॉक्टर्स की सुरक्षा हमें श्योरिटी मिले, डॉक्टर सुरक्षित रहे। कि ये अत्याचार अब अपने चरम पे पहुंच गया है। इनफ इज इनफ, लिमिट होता है। झारखंड में भी यही स्थिति है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट नहीं है, डॉक्टरों के सारे डिमांड को दरकिनार किया जा रहा है, महिलाएं हमारी असुरक्षित हैं। वैसे स्थिति में राज्य सरकार भी जगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब झारखंड में भी इसी तरह की बातें होंगी। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या के मामले के विरोध में सरायकेला खरसावां जिले के सरकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने शनिवार को अपना कामकाज ठप रखा। इससे अस्पताल पहुंचे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को ओपीडी में मरीज का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद रहा। केवल इमरजेंसी सेवा चालू रही। वहीं सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध भी जताया। चिकित्सक सी भारती राव ने कहा कि चिकित्सकों के साथ वैसे हैवानियत की घटना की जितना भी निंदा की जाए वह कम है। सरकार पहले चिकित्सकों को सुरक्षा दे। लड़की के साथ जो हुआ है, लेडी डॉक्टर के साथ में विभत्स कांड हुआ है, उसी के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे चल रही है आज? तुरंत चल रही है। इमरजेंसी को हम लोग खाली टैकल कर रहे हैं, बाकी का सब कोल्ड केसेस को वापस भेज दे रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में देश भर में चिकित्सक आंदोलनरत है। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने लगातार दूसरे दिन कार्य को ठप रखा और एमजीएम अस्पताल परिसर में धरना दिया। एमजीएम अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को ठप रखा गया। आंदोलन में शामिल जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि ये पहली घटना नहीं है जब किसी महिला डॉक्टर को निशाना बनाया गया है, लेकिन पूर्व से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलते आया है। लगातार इस तरह की घटना बढ़ते ही जा रही है। उन्होंने कहा कि मरीज के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने पर डॉक्टरों को ही दोषी करार दिया जाता है, लेकिन आज तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषी को फांसी नहीं दी जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर के हत्यारों को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ है, हत्या और फिर बलात्कार। तो इस मामले में पूरे देश भर में डॉक्टर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट दी जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? हमें लगता है हम सिर्फ आवाज़ उठाते रह पाएंगे। हमारी आवाज़ को कोई आज तक कोई ना सपोर्ट मिल रहा है, ना हम लोगों को किसी तरह का कोई मदद मिल रहा है। ऊपर से लोग इसको दबाने के पीछे बहुत लोग बहुत तरह के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी हमारे पीछे पड़ी है। एक तो हम लोग दूसरों को बचाते हैं, दूसरों की सुरक्षा हमारा जिम्मेदारी है। ठंड हो, गर्मी हो, संडे के अलावा ओपीडी बंद नहीं होता। इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे खुली रहती है, चाहे वो सरकारी की हो चाहे वो प्राइवेट्स के हो। बट लेकिन हमें सुरक्षा देने के लिए लोग कहाँ हैं? क्या हम लोग सिर्फ हमारी हाथ बचाने के लिए और वही हाथ हमारा गला घोटने के लिए हैं? हमेशा लोग हमें मारने को डराते हैं। कुछ हुआ नहीं, हम मार खाते हैं। भाई हम आप लोगों को बचाने के लिए हैं। हमारी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? एक महिला आवाज़ लगा रही है पूरे देश के साथ, और ये महिलाओं के साथ नहीं, माँ बाप का भी आवाज़ है सबके साथ कि प्लीज़ हमारी बेटियों को बचाओ, हमारी बहनों को बचाओ। हमारे कार्यस्थल में हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ रास्तों में बुरा हो जाता है, हम कहीं जाते हैं तो बुरा हो जाता है। सब चीज़ का ब्लेम हमारे ऊपर है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अब तो हम कार्यस्थल में थे ना, अब तो लड़की उस समय काम कर रही थी ना। 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो जाके सिर्फ रूम पे बैठी थी, उसके बाद उसके साथ ये बुरा हुआ है। तो अब लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि वो लड़की काम करके गलत कर रही है? अगर वो काम करना भी गलत है तो ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम लोग? आवाज़ उठा रहे हैं, ना कोई आज तक कोई मुद्दा आ रहा है, ना कोई मदद आ रही है।
जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास किया। हालांकि उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर मोराबादी मैदान में ही रोक दिया गया। इससे नाराज छात्र बैरिकेडिंग के पास ही सड़क पर धरना पर बैठ गए और नारेबाजी की। इस मांग के समर्थन में शनिवार को रांची के मोराबादी बापू वाटिका के समीप बड़ी संख्या में छात्रों का जुटान हुआ और यहां से छात्रों का समूह मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए निकल पड़ा। हालांकि इस दौरान मोराबादी के पास पुलिस बैरिकेडिंग के समीप छात्रों को रोक दिया गया। इसके बाद नाराज छात्र सड़क पर बैठ गए और सरकार और जेएसएससी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे छात्रों ने कहा कि सरकार साजिश के तहत जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की ऐसी तारीख निकाल रही है ताकि छात्र परीक्षा देने से वंचित रह जाए। छात्रों ने कहा कि जिस दिन सीजीएल परीक्षा लेने की घोषणा की गई है उसी दिन अन्य 4 महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी है। ऐसे में संभव ही नहीं है कि छात्र उक्त तारीख को परीक्षा में शामिल हो पाए। कैंसिल करे निकाल रही, बार बार कैंसिल कर रही है। इस चीज को लेके हम लोगों में असमंजस है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो फेयर तरीके से होगा कि नहीं होगा। इसी चीज को लेके आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों को 5 सालों में लगभग पिछले 5 साल से नहीं, उससे पहले ही बोलिए ठगा जा रहा है। ठीक है ना, किस प्रकार ठगा जा रहा है कि एग्जाम बार बार निकाला जा रहा है, बार बार कैंसिल किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग देख ले सीजीएल वाला एग्जाम तो 18 बार अभी तक निकल चुका है, 18 बार कैंसिल हो चुका है। ये हमको लगता है कि इंडिया में सबसे पहला एग्जाम होगा जो 18 बार निकलने के बावजूद भी एग्जाम नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि सही नीति नहीं बना है, सरकार का मंशा नहीं है एग्जाम लेने का। ये एग्जाम हम लोगों को अभी जो एग्जाम डेट रखा गया ऐसे टाइम पर रखा गया जिस टाइम लग रहा है कि जैसे कि सूचना आ रहा है, जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा और उस बीच एग्जाम होगा। तो आप ही बताइए इस एग्जाम के बीच में क्या फेयर तरीके से हो सकता है एग्जाम। चक्रधरपुर में रेलवे के द्वारा इन दिनों रेल क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। रेल क्षेत्र को 4 दीवारी बनाकर घेरा जा रहा है, जिसके कारण रेल क्षेत्र में प्रवेश करने की सड़कों को बंद किया जा रहा है। रेलवे द्वारा सड़क को बंद किए जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। इसी तरह का मामला शनिवार को भी देखने को मिला है। शनिवार को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली भारत भवन चौक की सड़क को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सड़क को बंद करने के लिए 4 दीवारी का निर्माण सड़क पर किया जा रहा है, जिसके लिए खुदाई का काम किया जा रहा था। ये देख आसपास के लोगों ने 4 दीवारी निर्माण कार्य का विरोध किया और खूब हंगामा मचाया। इस हंगामे के बाद पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, गिरिराज सेना प्रमुख उमाशंकर गिरी, झामुमो नेता दिनेश जीना सहित अन्य मौके पर पहुंचे। सभी ने रेलवे के इस कार्य का कड़ा विरोध किया। विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने कहा कि विकास के नाम पर आम जनता को परेशान करना कहां तक जायज है। अगर सड़क को बंद कर दिया जाएगा तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोगों को अतिरिक्त 3 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, जिससे लोगों की ही परेशानी बढ़ेगी। भारत भवन से स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क दशकों पुरानी है। ये सड़क लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह है। सभी ने सड़क पर 4 दीवारी निर्माण का विरोध किया और हंगामा मचाया। इसके बाद ठेकेदार के द्वारा 4 दीवारी निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। इधर समाज सेवी और राजनेताओं ने इस मामले को लेकर डीआरएम से मुलाकात करने की बात कही है। जो हमारा ये द्रौपदी मुर्मू और जो हमारा राष्ट्रपति जो है ये उनका ननियार ये देवगांव की है और फलकन मुर्मू भी देवगांव का उनका देवगांव की है, देवगांव का है वो। तो ये ऐसे ऐसे लोगों ने आज हमारा इतना बड़ा बड़ा पोस्ट में और उसके बाद में रेल चाहती क्या जान रहे हैं। अभी डीआरएम जो आया है, आपको अगर मालूम नहीं तो आप इनका हिस्ट्री ले लीजिए। ये ज़मीन हमारे पर हमारा रेल के ऊपर में हमारा सीना के ऊपर में बना है। आज हमारा ज़मीन दिया हुआ और आज हमको बोलिएगा तो हमको रोड तक जाने के नहीं दीजिएगा। तो इसीलिए ये होने नहीं दिया जाएगा। अंतिम लड़ाई होगा, या तो डीआरएम रहे या ना रहे। किया जा रहा रेल प्रशासन को इसका पहले भी बोला गया था कम से कम आने जाने का रास्ता दिया जाए। आप ठीक है डेवलप कर रहे हैं, स्टेशन बना रहे, अच्छी बात है, विकास भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम लोगों को आने जाने का रास्ता तो आप दीजिएगा। जब आप अपना क्षेत्र पूरा बंद कर दीजिएगा तो फिर हम भी तो बंद कर देंगे, तो आप किधर से जाइएगा। सही बात। दूसरी बात है कि ये स्कूल है, इधर भी बस्ती है, बच्चे लोग बाजार तरफ से भी आते हैं, आरी कॉलोनी से भी, तो हमारा बच्चा कैसे जाएंगे। हाँ, तो क्या वो लोग को हो जाएगा, इसलिए IOW के थ्रू ये काम हो रहा है।
IOW को हम बुला रहे हैं, IOW आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो DRM से हम लोग चल के मिलेंगे। IOW आ रहे हैं, IOW को अभी बुला रहे हैं। आप लोग के द्वारा भी पता चला तो हम पहुँचे। तो ये तो IOW के ही अंडर में ये काम चल रहा है। ठेकेदार भी है हमारे गोल्डी सिंह है, उनको ये बुलाते हैं, क्या है उसका सिस्टम है। और इस पर नहीं होगा तो DRM से हम लोग चल के मिलेंगे और इस काम को रुकवाना है। किया गया। इसके बाद नाराज छात्र सड़क पर बैठ गए और सरकार और JCC के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे छात्रों ने कहा कि सरकार साजिश के तहत JCC CGL परीक्षा की ऐसी तारीख निकाल रही है ताकि छात्र परीक्षा देने से वंचित रह जाए। छात्रों ने कहा कि जिस दिन CGL परीक्षा लेने की घोषणा की गई है उसी दिन अन्य 4 महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी है। ऐसे में संभव ही नहीं है कि छात्र उक्त तारीख को परीक्षा में शामिल हो पाए। जमशेदपुर समाहर न्यायालय सभागार में सांसद विद्युत महतो की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सांसद ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दे का समाधान जल्द करने का आश्वासन DC ने दिया। दिशा की बैठक में सर्वप्रथम विगत बैठक की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों एवं अनुपालन पर चर्चा की गई। इसके अंतर्गत विद्युत विभाग को गैर विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने, जर्जर बिजली के तार, अस्थायी बिजली के पोल को अगले 2 माह के अंदर बदलने का निर्देश दिया गया। साथ ही बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत लाइनमैन का बीमा कराए जाने की सहमति बनी ताकि दुर्घटना की स्थिति में उचित मुआवजा मिल सके। इसके अलावे बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों समस्याओं के समाधान के लिए लोक शिकायत निवारण प्रणाली बनाने तथा हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करने सहित नियमित मीटर रीडिंग बिलिंग करने का निर्देश दिया गया। बैठक में विधायक सरयू राय, रामदास सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपायुक्त निर्णय मित्तल, DDC मनीष कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी, परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी समेत जिला स्तर के अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। समिति का बैठक इसमें आज हमारे घाटशिला के लोकप्रिय विधायक भाई रामदास सोरेन, हमारे पोटका का लोकप्रिय विधायक भाई संजीव सरदार जी, बाड़ागुड़ा के विधायक समीर महांती जी और पूर्वी के विधायक भाई सरजू राय जी भी उपस्थित हैं। यहाँ उपायुक्त महोदय की देखरेख में मीटिंग हुई जिसमें हमारे यहाँ हर क्षेत्र के हर विभाग की विस्तार रूप में चर्चा हुआ। जैसे बिजली को लेकर, पेयजल को लेकर, रोड रास्ता से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, एजुकेशन से लेकर, बिजली ये आपका रोड रास्ता से लेकर, धान क्रय विक्रय उत्सव को लेकर सारे चीज़ों का विस्तार रूप में चर्चा हुए। उसमें तो बहुत सारे का पालन हुआ, बहुत चीज़ का नहीं हुआ। तो माननीय विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि प्रमुख लोग आए थे, जिला परिषद चेयरमैन आए थे, उपाध्यक्ष था, अपने अपने क्षेत्र का समस्या उठाया और उन्होंने एक समय लिया। बहुत सी चीज़ पहले का जो मीटिंग में पेंडिंग था उसका हुआ है, जो नहीं हुआ है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में नाराज चल रहे कुछ विधायकों के दिल्ली जाने और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की खबर का बहरागोड़ा विधायक समीर महंती ने खारिज किया है। उन्होंने इसे भाजपा की अफवाह और साजिश करार दिया है। झारखंड में चले राजनीतिक उथल पुथल के बीच बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने अपनी गृह प्रखंड बहरागोड़ा के चाकुलिया स्थित विधायक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि क्षेत्र में अफवाह का बाजार गर्म है। उन्होंने कहा कि मेरी शुरुआती पाठशाला छामुओं है। विपरीत समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे सहारा दिया है। मैं इस पार्टी को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता। विपक्षी पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा उनकी लोकप्रियता से घबराकर इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। विधायक समीर मोहंती ने भाजपा छोड़कर राजनीतिक ठौर तलाश रहे पूर्व विधायक कुणाल सारंगी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग क्षेत्र से 4 साल गायब रहने के बाद अब अफवाह फैलाकर अपनी राजनीति जमीन तलाश करने के जुगत में लगे हुए हैं। विधायक समीर कुमार मोहंती ने कहा कि उन्हें झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जितना मान और सम्मान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि आज सुबह से 1-2 न्यूज चैनल एक अफवाह का बाजार गर्म करके रखा है। और न्यूज चैनल में चूंकि हम सुने नहीं, लेकिन भाई लोग हमको बताया कि न्यूज चैनल में आ रहा कि कुछ नेता लोग भाजपा में शामिल होने के लिए मन बनाए हैं, कुछ लोग बोलना चाह रहा है।
वास्तव में हम आपको कहना चाहते हैं कि मेरा राजनीतिक जन्म झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ है। मेरा राजनीतिक पाठशाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और मेरा राजनीतिक गुरु दिशम गुरु शिबू सोरेन। ये बात सही है कि कुछ दिन कोई कारण से हम पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिल से कभी अलग नहीं हुआ। और वर्तमान ये बिल्कुल सरासर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, क्योंकि राज्य में मेरा वर्तमान मुख्यमंत्री का जनप्रियता लोकप्रियता को देख के और झारखंड सरकार के बेहतर काम को देख के और मेरा विधानसभा में मेरा लोकप्रियता को देख करने का काम कर रहा। और ऐसा ना ही कोई हम सपना में सोचे, ना मेरा कोई इरादा है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। और निश्चित रूप से ये भी आप सबको बता देना चाहते हैं कि जिस ढंग से हमारी सरकार, जिस ढंग से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बेहतर ढंग से काम किए हैं, आने वाला दिन पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। ये हम पूरा देश को और पूरा राज्य को संदेश देना चाहते हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला का स्थानांतरण हो गया है। उसके स्थान पर मोहम्मद शाकिर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। विश्वनाथ शुक्ला चाईबासा में करीब 2.5 वर्षों तक रहे और लोगों को न्याय देने में अहम भूमिका निभाई। इस स्थानांतरण के बाद जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला को विदाई दी। शनिवार को उनके कार्यालय कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, महासचिव फादर अगस्तिन कुल्लू, उपाध्यक्ष कैशर परवेज, आशीष कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने विश्वनाथ शुक्ला को गुलदस्ता भेंटकर शुभकामनाएं दी। विश्वनाथ शुक्ला ने कहा कि यहाँ के अधिवक्ताओं के व्यवहार के कारण उन्हें काम करने में काफी सहूलियत हुई, कभी कोई परेशानी नहीं आई, सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सका उतना काम करने का उन्होंने प्रयास किया। आसपास रहा 2.5 साल में जब मैंने अनुभव किया कि यहाँ के वकीलों का इतना अच्छा कोऑपरेशन मिला, इतना सहयोग मिला कि काम करने में मुझे दिक्कत महसूस किया। और उसके वजह से मैं कोशिश किया कि अपनी पूरी क्षमता से जितना काम कर सकूँ उतना जो है आउटपुट दूँ। और मुझे उम्मीद है कि लोगों का जो है ग्रीवांस शायद मैं दूर कर सका। जो भी प्रशासनिक मैटर थे या जो भी अदरवाइज कोई भी कहीं प्रॉब्लम आई, मैंने कोशिश किया कि उस प्रॉब्लम को जितनी मेरी क्षमता है मैं उसको दूर कर सकूं। धन्यवाद। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित बांगो से रोलाडी तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण ग्रामीणों द्वारा किए गए लंबे आंदोलन के बाद हुआ था। हालांकि इस सड़क से अब भी लोगों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई एक स्थानों पर रैयतदारों ने मुआवजा नहीं मिलने से नाराज होकर सड़क जाम कर दिया है। 15 अगस्त के पहले ही खजूर का पेड़ बीच रोड पर गिराकर रैयतदारों ने सड़क जाम कर दिया है एवं मुआवजा की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रोलडी गांव के लगभग 2000 लोग इस जाम के कारण घर में ही कैद होकर रह गए हैं। गांव के असित गोप और राहुल गोप ने बताया कि रैयतदार को पैसा नहीं मिलने के कारण सड़क जाम कर दिया गया है। इस कारण एम्बुलेंस भी गाँव नहीं पहुँच पा रहा है, साथ ही साथ उन्हें गांव में ही कैद होकर रहना पड़ रहा है। वहीं जंगल से होकर एक रास्ता बनाया गया है जिसके सहारे ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। इस नवनिर्मित सड़क के जाम रहने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम के 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी इसकी सुधि तक लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, इस रेती जमीन के लेकर हम लोग तो सीओ के पास ही बहुत बार गए हैं, ताकि ये अगर रेती जमीन है तो हुआ नहीं है। सबको पार्टीशन दिया हुआ है। विधायक, सांसद, बीडीओ, सीओ सबके पास हम लोग इसके ऊपर लेटर दे चुके हैं, फिर भी हम लोग अपने कानों में जू तक नहीं रेंग पा रहे हैं। पता नहीं प्रशासन क्यों इतने। वहीं रांची के जुडिशियल एकेडमी में शनिवार को झारखंड स्टेट लेवल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड उच्च न्यायालय के जुवेनाइल जस्टिस कम पोस्को समिति और महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद समेत कई न्यायाधीशगण, पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी समेत शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी और राज्य भर से आए लगभग 100 डिसेबल बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पोस्को कमेटी के सदस्य और न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि निःशक्तों को लेकर हमारे समाज में सभी का अलग अलग
परसेप्शन है। निषिद्धों के प्रति डॉक्टर का जो परसेप्शन है, कहीं ना कहीं वह पुलिस विभाग से इत्तेफाक नहीं रखता है। वहीं पुलिस का परसेप्शन जुडिशरी से अलग होता है। सोच की बड़ा समस्या है। सुबह से काफी सारे लोग शब्द उपयोग कर रहे हैं, डिफरेंटली बोल रहे हैं, कोई स्पेशल बोल रहे हैं, कोई निषाद बोल रहे हैं, कोई ये बोल रहे हैं। तो क्या यही हमारा सोच है? क्या हम डिसेबल्ड लोगों को इक्वल नहीं मानते? समाज में ऐसे ही धारणा है। अगर फैमिली में एक डिसेबल्ड बच्चे हैं तो वो बोलते हैं कि आज भी आप गाँव में घूमते हैं तो बोलते हैं भैया आप इसको कोई आश्रम में डालो या इंस्टीट्यूशन में डालो। तो इंस्टीट्यूशनल ही जवाब है क्या इसका? और सोच कि एक डिसेबल्ड बच्चे है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी बोला गया था, मैं दृष्टिबाधित हूँ, जब बचपन में तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम गाँव नहीं घूम सकते, तुम कैसे मास्टर्स पढ़ो। साथियों, मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा। अगर वो अवसर समाज में नहीं होता है, झारखंड की गाँव में घुमा, तो अगर वो अवसर we don't give that opportunity, then क्या सोच हमारा कहना है? what are we talking about? तो इसके आगे हम देखते हैं फिर ये we are also then looking at vulnerability. जो vulnerability होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जैसे मैं पहले वो बोला था 4 to 5 times more children with disabilities are more vulnerable to any kind of virus. हम देखे हैं कि पहले तो एक वुमेन विद डिसेबिलिटी, एक चाइल्ड गर्ल विद डिसेबिलिटी को ये सोचते हैं कि ये कोई नालायक है, इसका कोई सेक्सुअल अर्जेस नहीं है, ये सेक्सुअल है, उसके ऊपर रेप भी होता है और वो छुपा भी देते हैं। वो आपका जूनियर जस्टिस को भी तक भी नहीं आएगा, आपका पॉक्सो तक भी नहीं आएगा। सो हम प्रोटेक्शन किस चीज की बात करें? इसके आगे आप इस मौके पर लीगल एडवाइजर प्रवीण कुमार ने कहा कि समाज में आज भी निःशक्त लोगों को समानता के नजरिए से नहीं देखा जाता है। ऐसा देखने को मिलता है कि घर में यदि कोई निःशक्त है तो उसे किसी संस्था में डाल दिया जाता है। जरूरत है निःशक्त लोगों को समाज में समान अवसर और सुरक्षा देने की। देखते हैं कि ये तो कोई क्राइम नहीं है, कोई बच्चा निःशक्त बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, निःशक्त है, इसको फेंक के चला गया। लोग तो पुलिस को खबर दे रहे हैं, पुलिस आके, लेकिन बात तो कुछ नहीं है। केस रजिस्टर करने के लिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हो रहा है, तो बच्चे को लेके करे क्या? वैसे सब लोग का डिफरेंट परसेप्शन है डिसेबिलिटी या निःशक्तता का, और सबका परसेप्शन अलग अलग है। डॉक्टर का जो परसेप्शन है पुलिस का नहीं है, आदमी का नहीं है, जज का जो है वो लॉयर का नहीं है। सो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी, और उसको अगर डिसेबल आ जाते हैं तो उसको कैसे क्या किया जाना चाहिए, इसके ग्रासअप करने के लिए कोई नया आइडिया आप लोग के तरफ से आने चाहिए, तो ये फ्रूटफुल हो सकेगा ये जो सत्र। जुडिशियल एकेडमी परिसर में स्पेशल बच्चों के द्वारा बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग और अन्य कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन की स्टेट प्रोग्राम इंचार्ज अरुण लता किरकिट्टा ने बताया कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की ओर से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 264 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के तरफ से है, और इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, जिसमें हम दिव्यांग बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और इनके एजुकेशन पे जो भी सपोर्ट है, या उनके 12th क्लास तक के बोर्ड एग्ज़ाम्स तक बच्चे कंप्लीट कर पाएँ, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होती है। तो इसी के तहत हम हर एक ब्लॉक में, हमारे 264 ब्लॉक जितने हैं, हर जगह एक एक रिसोर्स सेंटर है, जहां हमारे रिसोर्स टीचर्स हैं जो इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान जो स्टेट लेवल मीट हमारी हो रही है, उसमें हमारे जितने भी रिसोर्स सेंटर हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। उनकी ड्राइंग्स हैं, यहाँ पे उनके द्वारा बनाए गए ड्राइंग्स हैं, और साथ ही उनके क्राफ्ट्स हैं जो यहाँ एग्जीबिशन में लगे हुए हैं, और अच्छा मेहनत लोगों ने किया है।
वहीं जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत बैकुंठ नगर में एक महिला को उसके देवर देवरानी द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उसे जलाने की भी कोशिश की गई है। इधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को घर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठ नगर निवासी वृद्धा सुनीता देवी को उसके देवर अमरेंद्र सिंह और देवरानी द्वारा अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। शनिवार को भी किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी ने सुनीता देवी की पिटाई कर दी और कमरे में बंद कर दिया। इसकी जानकारी आसपास के लोगों ने सुनीता देवी की गया में रहने वाली बहन को दी, जिसके बाद वह पुलिस को लेकर मौके पर पहुंची और वृद्धा को घर से बाहर निकाला। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी दंपति घर के मेन गेट पर ताला लगाकर फरार हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर वहां से महिला को सुरक्षित निकाला और इलाज के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस वृद्ध महिला के देवर और उसकी पत्नी की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुनीता देवी के पति की मौत कई साल पहले हो चुकी है। उसका एक बेटा है जो बाहर काम करता है। मौके पर पहुंचे मानगो थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं। फिलहाल सबसे पहले महिला का इलाज करवाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम अठी है, देवरानी है और देवर है और बेटा से भी हो सकर मार की बात है। लोग अठी कुछ गलत नहीं है, भड़का भड़का के बिठाता है। पता नहीं काहे करता है। अभी आधा घंटा पहले ही जानकारी मिली थी, गया से कुछ लोग आए थे और वो बताया कि मेरी सिस्टर लगती हैं, सुनीता सिंह है, उनके हस्बैंड डेथ कर गया आज से 30 साल पहले। उनका एक बेटा है जो ये बाहर में रहता है। वो अपने यहाँ देवर और देवरानी के साथ रहती हैं, तो शायद उनके साथ कुछ मारपीट हुआ और वो अभी कमरा में घर में बंद है। तो हम लोग तुरंत तत्काल जानकारी मिलते ही पुलिस को यहाँ भेजे और देखे तो सच में यहाँ जानकारी मतलब के अनुसार बंद था कमरा, बाहर का गेट भी बंद था। एक महिला अंदर से रो रही थी, आवाज़ आ रहा था। तो फिर मेरे ऑफिसर कॉल किए, सर आप खुद आ जाइए, एक बार देख लीजिए, मामला थोड़ा संवेदनशील है। यहाँ आए तो देखे कि लॉक है, 2 लॉक, उसके अंदर में एक महिला जो है रो रही है। एजेड लगभग हमको लगता है कि 60 प्लस उम्र होगा महिला का। तो शायद कोई घरेलू हिंसा का मामला है। हम लोग इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। महिला को अभी तत्काल हम लोग इलाज पहले करवाते हैं। कई जगह घाव है उसका, तो हम लोग पहले इसको हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवा लेते हैं। उसके बाद फर्दर जो कानूनी कार्रवाई हम लोग उस पर करेंगे। लगाया गया क्या कह रहे हैं? ये अभी जो जानकारी मिली आसपास के लोगों की, घर का जो मालिक है वही बंद किया है। वहीं जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग स्थित तारा मां मंदिर के निकट रहने वाले एक महिला के घर में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर मालकिन सुमित्रा बेरा अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। उनके रिश्तेदारों ने फोन पर आग लगने की जानकारी दी। जब तक वे मौके पर पहुंचती तब तक घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। हालांकि आस पड़ोस के लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने और अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके बाद दमकल की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाया। जानकारी देते हुए पीड़ित सुमित्रा बेरा ने बताया कि वह सुबह में ही घर बंद कर अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। बंद घर में आग कैसे लगी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी होने से उन्होंने इनकार किया है। तो घर में थे नहीं सर, हम लोग गए थे 10 क्रिया में, लेकिन अचानक हम लोग को पता चला कि घर में आग लग गया। तो हम लोग हड़बड़ी से आए, आके देख रहे कि घर में पूरा आग लग गया है। पूरा सब जितना सामान था सब जल के राखड़ हो गया। अब आग कैसे लगा वो तो हमको नहीं पता। इधर ताला लॉक था, उधर दरवाजा बंद था। अब घर में हम कोई भी नहीं थे। घटना की सूचना मिलने पर परसोडी पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि बंद घर में आग लगी है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभी तक तो किसी प्रकार का जान माल का क्षति नहीं है, क्योंकि मकान के मालकिन सुमित्रा जी से बात हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि घर में कोई नहीं था। 9:30 बजे ही हम लोग घर में ताला बंद करके निकले हुए थे। चाईबासा सदर थाना की पुलिस ने चाईबासा के अमला टोला स्थित रानी सती मंदिर के पास से चोरी हुई बलेनो कार को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। इसके साथ ही कार चोरी करने के आरोप में एक युवक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मालूम रहे कि 15 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे के आसपास चाईबासा अमला टोला रोड पर स्थित सेन गुप्ता क्लिनिक के पास रहने वाले अनूप कुमार केडिया के घर के बाहर रखी मारुति सुजुकी बलेनो कार चोरी हो गई थी। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध चाईबासा सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले को लेकर अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था, जिसमें कार चोरी की वारदात को साफ तौर पर देखा गया। शाम करीब 5:40 पर एक व्यक्ति अनूप केडिया की कार को ले जाते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद कार चोरी करने वाले की पहचान अनूप कुमार केडिया के घर में टाइल्स का काम करने वाले मजदूर 18 वर्षीय रोशन कुमार पासवान के रूप में की गई। वह चाईबासा के रानी कॉलोनी सब्जी मंडी के पास का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर उसके द्वारा चुराए गए बलेनो कार को चाईबासा नीचे टोला धोबी तालाब के पास स्थित मैदान से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रोशन ने कार चोरी करने के अपराध को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उस पर कार चोरी करने का मामला दर्ज कर उसे चाईबासा कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी हुई है, क्या है मामला? पर 15 अगस्त की रात्रि में 11 बजे सूचना मिली कि अमला टोला में अनूप केडिया के आवास के बाहर लगी हुई एक मारुति बोलेनो गाड़ी उनके आवास के बाहर से चोरी हो गई है। इसके संबंध में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके संबंध में हम लोगों के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा छापामारी करने का आदेश हुआ और हम लोगों ने त्वरित गति से उसका अनुसंधान करते हुए सीसीटीवी अवलोकन करने के लिए संदिग्ध को हम लोग पकड़े और उसी घर में टाइल्स मार्बल का ही काम करने वाले एक मिस्त्री जो है वो इसमें संदिग्ध लगा। उसको उठा करके हम लोगों ने पूछताछ किया, उसके पहने हुए कपड़े बरामद किए गए घटना के समय और उसकी निशानदेही पर मारुति बोलेनो गाड़ी की चाबी बरामद हुई उसके आवास से और जहाँ रहते थे वो भाड़े के मकान पर रहते थे वहाँ से चाबी की बरामदगी कर करके और उसके निशानदेही पर धोबी तालाब के पास हम लोग छापामारी किए तो वहाँ उसने गाड़ी छुपा के रखी थी। इसके संबंध में हम लोगों ने जो न्यायिक हिरासत में भेजेंगे हम लोग। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बंगबंधु के द्वारा शहीद खुदीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को ब्लड बैंक में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 40 से अधिक सामाजिक संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया। शिविर में काफी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में 250 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद समाज सेवी तरुण डे ने दीप प्रज्वलित कर एवं शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इसके बाद उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि अमर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मानव सेवा किया जा रहा है। यहां से एकत्र किए गए रक्त को जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ संस्था द्वारा जरूरतमंदों के लिए एसी एम्बुलेंस सेवा पुनः 24/7 नए हेल्पलाइन नंबर के साथ शुरू की गई। इस अवसर पर आज ब्लड बैंक बंगबंधु की तरफ से रखा गया है, जिसमें सभी लोग आके रक्तदान कर रहा है। देश के महान बलिदान दिवस के अवसर पर खुदीराम बोस को मैं नमन करता हूं और आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं। इस रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, जिससे एक जीवन मिलता है। इससे बड़ी और कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग सब मिलकर आ जाए हैं रक्तदान करने के लिए। आप सब और सभी भाई बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। वहीं आदित्यपुर स्थित सहारा गार्डन सिटी के महिलाओं द्वारा शनिवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने हरी साड़ी, हरी चूड़ियां और हाथों में मेहंदी लगाकर कार्यक्रम में शिरकत की। अंजू राठौड़ और ज्योति बाला के नेतृत्व में आहूत सावन महोत्सव का उपस्थित महिलाओं ने जमकर लुत्फ उठाया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए कई मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मौके पर ढोल नगाड़ों की धुन पर महिलाएं नाचती झूलती रही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बीच फन गेम का भी आयोजन हुआ। साथ ही महिलाओं ने लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। महिलाओं ने एक से एक नृत्य प्रस्तुत कर समा बांधा। सावन के गीतों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। में रहती हूँ और हम लोग सारे सखी लोग सहारा गार्डन की सारी सखियाँ मिलके हरियाली सावन का आयोजन किए हैं। आज हम लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं। यहाँ पे डांसेस होंगे, बहुत सारे गेम खेले जाएंगे, बहुत सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, रैम वॉक होगा और हम लोग खूब सारे डांस करेंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।